सीधा प्रसारण आप विदेश मंत्रालय की प्रेस वार्ता का देख रहे थे, जिसमें विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वहां नेपाल में जो अचानक आई बाढ़ से जिस तरह के नुकसान आए, उसमें भारत के लोग भी वो भी फंसे हैं, उनके भी वहां लापता होने की खबरें, तो उसके बारे में जानकारी दे रहे थे। और साथ ही जो भारत सरकार ने अभी तक जो सहायता भेजी है नेपाल को, उसके बारे में भी जानकारी दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री से बात की है, हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। आज इसी पर हम सबसे पहले इस वक्त में बात भी करेंगे और उसके बाद बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश की विरासत को लेकर के जंग छिड़ी है, इस पर बात करेंगे। और साथ ही पंजाब में सरकारी कर्मचारी सड़क पर हैं, तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आज जो बात करेंगे उसी नेपाल के बारे में, जिसके बारे में कि अभी आप देख रहे थे। तो नेपाल के बारे में हम सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। नेपाल के बारे में जो लगातार खबरें आ रही हैं, कल जिस तरह से वहां पर बाढ़ और भूस्खलन, अचानक आई बाढ़ से जिस तरह तिब्बत और नेपाल की सीमा पर तबाही मची है, उसको लेकर के अपडेट सबसे पहले आपको देंगे। पहले पूरी रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे कि नेपाल में किस तरह से बाढ़ और तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो नेपाल तिब्बत सीमा पर आई भीषण अचानक बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें अब तक 165 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। दरअसल इसरो की जो सैटेलाइट है उसकी तस्वीरें भी जारी हुई हैं और इसरो की सैटेलाइट की तस्वीरों और भूवैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत क्षेत्र में आए 4.4 से 4.9 तीव्रता के भूकंप के कारण एक बड़ा सर्क ग्लेशियर जो है वो ढह गया। ग्लेशियर के टूटने और हिमस्खलन के मलबे से भोटे काशी नदी का रास्ता रुक गया और जब यह अस्थायी बांध टूटा तो निचले इलाकों में 30 से लेकर 40 फीट ऊंची मलबे और पानी की विनाशकारी लहरें उठ गई, जिसे वैज्ञानिकों ने मिट्टी का सुनामी कहा है। तो नेपाल तिब्बत सीमा पर आई बाढ़ के कारण सद्गुरु जग्गी वासुदेव की जो ईशा फाउंडेशन है, उनके भी 77 तीर्थयात्री और 3 स्वयंसेवक लापता हो गए हैं। और भारत सरकार ने नेपाल में अचानक आई बाढ़, विनाशकारी बाढ़ से आपदा से निपटने के लिए मानवीय सहायता एवं आपदा राहत HADR पहल के तहत अब तक 2 बार में कुल 47.5 टन आवश्यक राहत सामग्री और मेडिकल सप्लाई भेजी है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना के जो C-130J विमान के जरिए दवाइयां, राशन और अन्य जरूरी आपातकालीन सहायता नेपाल पहुंचाई गई हैं और कुल करीब 47.5 टन राहत सामग्री और दवाएं नेपाल में पहुंचाई जा चुकी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से खुद बात की और वहां के जान माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की और हर संभव नेपाल को भारत की तरफ से मदद का आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है। अभी कुछ देर पहले आप भारतीय विदेश मंत्रालय की जो प्रेस वार्ता है उसमें भी सुन रहे थे, जिसमें कि भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा ये ब्यौरा दिया जा रहा था कि किस तरह से भारत सरकार वहां लगातार नेपाल की मदद कर रही है। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। There are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details about these people. As you well understand, that communication lines in that area, they are totally disrupted and therefore it has been difficult to get in touch with people on ground. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जानकारी दे रहे थे इस प्रेस वार्ता में और उन्होंने नेपाल के बाढ़ के बारे में आगे जानकारी दी और भारतीय लोगों के नुकसान के खबर के बारे में भी बताया कि जो कुछ भी रिपोर्ट है और साथ ही जो भारत सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार से बताया। There are 288 Indian nationals who remain uncontactable. These include 73 Indian nationals who are working on Trishuli 1 power project. Our embassy in Kathmandu is in touch with the project head to get more details about these people. As you well understand, that communication lines in that area, they are
totally disrupted, and therefore it has been difficult to get in touch with people on ground. और इस विनाशकारी बाढ़ में जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं, उनकी ईशा फाउंडेशन है, उनके 77 तीर्थयात्रियों के भी लापता होने की खबर है। इस बारे में खुद सदगुरु ने बताया है। In regret, I wish to bring to your notice that there has been a terrible a flash flood between Tibet and Nepal border, and on the Nepali side, as per the Indian news reports, about 484 people have gone missing. And on this side, we don't have any official information. Morning I left to go there personally, and all phones are off, all telecommunications are down, roads are blocked, we are unable to go there. तो सदगुरु जग्गी वासुदेव बता रहे थे कि किस तरह से ईशा फाउंडेशन के लोग भी 77 लोगों के अभी तक गायब होने की खबर आ रही है, और जो भारतीय हैं उनके लापता होने की भी करीब करीब 300 की संख्या बताई जा रही है। लेकिन अभी इसे कंफर्म नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि अभी फ़िलहाल रिपोर्ट आई रही है। और ये भी कि जिस तरह से नेपाल में ये प्रलय टूटा, उसके बाद नेपाल से सटा अपना बिहार है, भारत में उत्तर प्रदेश है, वहाँ पर NDRF सरकार तैयार है कि किसी भी तरह से वहाँ नुकसान ना हो। इन्हीं सब मुद्दों पर जानकारी के लिए और विदेश मंत्रालय ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार जानकारी भी दी है। अखिलेश सुमन हमारे संवाददाता और मधुरेश नारायण बिहार से, दोनों संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं। पहले मैं ज़रा अखिलेश सुमन जी के पास चलता हूँ। अखिलेश जी, कुछ बातें तो हमने जो रणधीर जायसवाल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उनकी बताई, लेकिन ये तस्वीरें अखिलेश सुमन जी, जिस तरह से ये तस्वीर है, उससे तो ये लगता है कि नेपाल में बहुत ही भारी तबाही मची है, और भारत सरकार अपनी तरफ से, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ के प्रधानमंत्री बालन शाह से स्वयं बातचीत की, उसके बारे में बताया भी। क्या कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है? अभी तक 47.5 टन सामग्री जा चुकी है, आगे भी कुछ खेप जा सकती है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे भारत ने नेपाल को जब भी ज़रूरत पड़ी है, भारत ने मदद की है नेपाल की। और इस मामले में एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाता है कि आप मदद उनकी मांग के अनुरूप करें, क्योंकि वो एक देश के अपने जो ज़रूरतें होती हैं उस ज़रूरतों को वो आर्टिकुलेट करते हैं। अनावश्यक चीज़ें वहाँ भेजने का कोई मतलब नहीं होता है। तो भारत ने 2 जहाज़ से सामान भेजे हैं, कल भेजा था एक जहाज़ से, और दूसरा जहाज़ आज सुबह गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस बारे में पूछने पर बताया कि नेपाल जिस तरीके की भी मांग करेगा, हम उस मांग के अनुरूप में नेपाल को सहायता देंगे। तो ये बात पूरी तरह जाहिर है, और इसी मसले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से बात की थी, और उन्हें इस बात का आश्वासन दिया था कि भारत हर तरीके की मदद के लिए तैयार है। सवाल ये भी पूछा गया रणधीर जायसवाल से कि भारत क्या कोई आर्थिक सहयोग भी नेपाल को करेगा, तो उन्होंने बताया कि देखिए, नेपाल अभी तक नेपाल ने अभी कुछ ऐसी मांग की नहीं है। तो जब ऐसी मांग नहीं की है तो इस बारे में अपनी तरफ से कुछ कहना संभव नहीं है और ना उचित है। उसके अलावा देखिए, अभी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था, इसके थोड़ी देर पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नेपाल में जो भारत के राजदूत हैं और चीन में जो भारत के राजदूत हैं, उन दोनों से, और विदेश सचिव भी उसमें शामिल थे, उन दो सबकी एक समीक्षा बैठक हुई, और उस समीक्षा बैठक के बाद ही ये निर्णय लिया गया कि नेपाल को जो भी जरूरत होगी, जो है राजदूत स्थिति की लगातार भारत को जानकारी देते रहेंगे, और उस जरूरत के मुताबिक भारत जो है सामग्रियां यहाँ से भेजेगा। दूसरी तरफ चीन में भी भारत के कई लोगों के लापता होने की संभावना है, जिनसे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। चीन साइड में भी ये दुर्घटना हुई है। तो चीन साइड में भी जिन जिन लोगों से संपर्क किया जा रहा है वो किया जा रहा है। इवैक्यूएशन में भी चीनी अधिकारियों के साथ सहयोग किया जा रहा है कि चीन की तरफ जो भारतीय, माना यह जा रहा है कि तकरीबन 200 भारतीय उधर हैं जो चीन की तरफ फंसे हुए हैं। तो इन सारे चीज़ों को चीन के अधिकारियों के साथ, चीन के जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है। तो अभी नेपाल की जो स्थिति है निश्चित तौर पे बहुत बड़ी त्रासदी से नेपाल गुजरा है। और मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो कारण क्या हुआ, इस कारण का कोई पता चल पाया है क्या? क्या चीन की तरफ से जो एक लेक में माना जाता है कि लेक के अंदर कुछ इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई जिसकी तरफ से अचानक वो जो लेक है, जो कि कहते हैं कि ग्लेशियल लेक है, ग्लेशियल लेक में एक तरह से जरूरत से ज्यादा वहाँ बर्फ आ गया और उसकी वजह से ये स्थिति हुई। तो उन्होंने बोला कि अभी इस बात पर कोई बातचीत नहीं हुई है और न इस बात की अभी कोई जानकारी मिली है। इसी तौर पर नेपाल और जो चीन के अधिकारी है वो कोऑर्डिनेशन के बाद इस बात का पता करेंगे किस कारण से अचानक इस तरह का फ्लैश फ्लड जिस तरह की ये आपदा है, जैसी तस्वीरें उसमें बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल ये वास्तविक बात है कि तुरंत कुछ बता पाना कि कितना नुकसान, कितने लोग लापता हैं, निश्चित तौर पर ये बहुत ही कठिन है और ये तस्वीरें भी बता रही हैं। और अब जैसा कि हमने बताया कि ये जो अनियंत्रित पूरा ये बाढ़ है, ये पानी है, ये भारत की तरफ बढ़ रहा है, बल्कि असर दिखाई पड़ने लगा है बिहार में और उत्तर प्रदेश में। भारत सरकार ने, एनडीआरएफ ने और एसडीआरएफ ने पूरी तैयारी कर रखी है। मधुरेश नारायण हमारे संवाददाता पटना से जुड़ चुके हैं। क्या तैयारी है मधुरेश, क्योंकि कल से ही अलर्ट हो गया है, अलर्ट मोड में है पूरा वो इलाका। क्या कुछ बिहार सरकार की तैयारी और बिहार में किस तरह की तैयारी, क्योंकि मैं देख रहा था मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बोला है कि आवश्यकता पड़ने पर वो खुद उन इलाकों में जाएंगे जहां पर इसका असर सबसे ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो अभी उसमें एक स्टेप और आगे की खबर ये है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो गंडक बैराज है वो वहां पे गए थे और वहां पर याद रखे उन्होंने बैराज का दौरा किया और उसके साथ ही अधिकारियों के साथ में वार्ता भी की। इस दौरान उन्होंने जो जरूरी दिशा निर्देश थे जल संसाधन विभाग के इंजीनियरों को, जिला प्रशासन को, वो सब कुछ वहां पे दिया और उसके बाद भी वो पटना के लिए निकल चुके हैं। लेकिन इस बीच जो पूरा तटबंध का इलाका है वहां कल की तरह आज भी नाइट पेट्रोलिंग जो है वो जारी रखी जाएगी और जो नाइट पेट्रोलिंग तटबंध के इलाकों में की जाएगी उसमें सिर्फ बिहार पुलिस के जवान नहीं होंगे बल्कि जल संसाधन विभाग के इंजीनियर या उससे जुड़े हुए जो अधिकारी या कर्मचारी होंगे वो भी तटबंधों में आज नाइट पेट्रोलिंग करेंगे ताकि किसी भी तरह की परेशानी अगर तटबंध में होती है, किसी तरह का डैमेज तटबंध में दिखाई देता है तो उसको तत्क्षण उसको रिपोर्ट किया जा सके और उसकी मरम्मत की जा सके। इस बीच जो नदी के किनारे के इलाकों में जो लोग रह रहे थे उनको ऊंचे इलाकों पर शिफ्ट कर दिया गया है। सामुदायिक जो एक तरह से कहें कि किचन चलाया जा रहा है और वहां पर मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई है ताकि जो लोग को चेक किया गया है उसको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। पटना में सेंट्रल कमांड सेंटर का गठन किया गया है जहां हर घंटे जो 6 जिले जो अलर्ट पे हैं जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज और सारण शामिल है। इन 6 जिले से हर घंटे जो डाटा है वो कलेक्ट किया जा रहा है और किसी तरह की कोई परेशानी होने पे तुरंत वहां से जो कमांड है वो दिया जा रहा है। वहां पे डीजीपी और जो मुख्य सचिव हैं ये दोनों लगातार कैंप कर रहे हैं और ओवरऑल जो सुपरविजन है वो खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। ठीक, बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, क्या कहें, इसको तो बाढ़ कहना भी नहीं बन रहा है, क्योंकि बाढ़ मतलब क्या होता है? बाढ़ मतलब पानी जब बढ़ जाए तो उसे बाढ़ कहते हैं। ये तो जिस तरह से इसे तो प्रलय कहना चाहिए। तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि ये जिसे कहते हैं इतना बड़ा कहर हाल के दिनों में तो हमने नहीं देखा। लाल जी, जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, नेपाल में ये जल प्रलय जो है वो पूरी दुनिया के मानवता के लिए चुनौती है। मानवता के चुनौती के साथ साथ आप सोचिए कि एक तरह से भूगर्भ वैज्ञानिकों के लिए चुनौती है। ये पूरे उन साइंटिस्टों के लिए भी चुनौती है, सारे जो एस्ट्रोलॉजी पे काम करते हैं उनके लिए भी चुनौती है कि ये इस तरह की चीजें शायद दुनिया में कभी कभार ऐसा देखने पर मिलता है जिसे हम लोग भूकंप समझ रहे थे, दरअसल वो भूकंप था ही नहीं। आप सोचिए एक ग्लेशियर जो हिंदुकुश पर्वत पे और हिमालय की उस श्रृंखला में आधे किलोमीटर से बड़ा ये हिमस्खलन होता है और पूरा का पूरा ग्लेशियर का एक बड़ा टुकड़ा गिरता है और उसके गिरने के बाद जब ये कंपन होता है तो उस समय में कई जो ज्योग्राफिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट था तो उन लोगों ने इसको भूकंप मान लिया था।
दरअसल वो भूकंप था नहीं, उसके उस ग्लेशियर के उस टुकड़े के गिरने के बाद जो ये कंपन हुआ था वो इतना बड़ा कंपन था जो हिरोशिमा में जो परमाणु बम का विस्फोट हुआ था उससे भी पावरफुल था। 5.2 रिएक्टर स्केल पे उसका ये माप था। तो आप सोच लीजिए कि वो इस तरह का जल प्रलय बना कि वो जो छोटी नदियां थी वो एक तरह से वो ब्लॉक हो गया उसके बाद से, ग्लेशियर के टुकड़े से। और वो इसके बाद जब उसके बाद ये देख रहे हैं आप मिट्टी और ये सारे कंक्रीट, मिट्टी का सुनामी बोला ये एक तरह से सैलाब जो है वो एक सैलाब आप ये देखिए कितना विध्वंसक है कि गांव के गांव बह गए, बड़ी बड़ी इमारतें बह गई है। और ये नुकसान जो आप कह सकते हैं कि नेपाल को ये त्रासदी कई वर्षों लग जाएंगे उस तरह के इस त्रासदी के बाद से रिहैबिलिटेशन और पूरे लोगों को बसाने में, क्योंकि ये गाद और मिट्टी जो आप देख रहे हैं उसे निकालने में ही आप सोचिए कि एक सबसे बड़ा रिसोर्सेज इसमें जाएगा। तो मानवता के लिए चुनौती आप ये है, और मित्र देश आपका नेपाल है, पड़ोसी देश नेपाल है। मुझे लगता है कि दुनिया के मानवता की चुनौती में भारत सरकार जिस तरह से भरोसा दिया, अभी अखिलेश जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि पूरे दुनिया को इस मानवता को बचाने के लिए आगे आना चाहिए। नेपाल अभी बहुत संकटों से जूझ के बाहर निकला है। अभी 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था हम लोगों ने देखा था, 300 से ज्यादा लोग मरे थे, वो भी एक बड़ी त्रासदी थी नेपाल की। और उसमें नेपाल किसी तरह से अपने उस इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने काफी मदद किया था उसको बनाने में। और अब दोबारा ये जो चैलेंज है ये हिमस्खलन का, ये टूटने का और उसके बाद ये फ्लैश फ्लड का, मुझे लगता है नेपाल को कि इस मानवता का पूरे दुनिया को एक तरह से इस पे ध्यान देना चाहिए और नेपाल को फिर से खड़ा होने के लिए प्रेरित करना चाहिए, लोगों में एक भरोसा देना चाहिए कि इस मानवता को सपोर्ट करने के लिए दुनिया खड़ी है। बिल्कुल, पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और भारत तो खड़ा हो चुका है, मित्र देश होने के नाते, पड़ोसी देश होने के नाते। जिस तरह भारत सहायता राशि और सहायता सामग्री भेज रहा है, प्रधानमंत्री ने खुद बात की है, भारत तो बिल्कुल उसमें शामिल हो चुका है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन जी आपका, और मधुरेश आपका भी आगे आपसे अपडेट लेते रहेंगे क्योंकि वहाँ तो अभी अलर्ट है। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज एक बड़े मुद्दे पर भी आपके साथ बात करने वाले हैं, और वो मुद्दा होगा कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन नैरेटिव की जंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी जो ताजा नैरेटिव की जंग है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की विरासत को लेकर, बताएंगे आगे छोटे से ब्रेक के बाद। सोना उठना यूपीआई यूपीआई, खाना पीना यूपीआई यूपीआई, हंसना गाना यूपीआई यूपीआई, रूठना मनाना यूपीआई यूपीआई, बैठे बैठे खड़े खड़े बिना हिले यूं ही पड़े पड़े इंडिया कर लेता यूपीआई यूपीआई। यूपीआई के 10 साल डिजिटल, आत्मनिर्भर, बेफिक्र। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है, सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहां विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। तो स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं DD न्यूज़ पर इस वक्त, और अब हम जो बात करने वाले हैं वो ये बात करने वाले हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो चुनाव वहाँ पर होना है कुछ महीने बाद, विधानसभा का चुनाव, तो उसको लेकर के किस तरह विरासत की जंग और नैरेटिव की जंग हो रही है। चुनावी जंग में विरासत की सियासत। लखनऊ के गोमती नगर स्थित जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में सपा और बीजेपी आमने सामने है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव JPNIC को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट। ये अलग बात है कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत 265 करोड़ रुपए के शुरुआती बजट से हुई थी, उसकी लागत बढ़कर करीब 800 करोड़ रुपए से अधिक, और अगर सही कहें तो 821 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। लेकिन प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि JPNIC परिसर को 30 साल की लीज पर देंगे, जैसे है जहां है, यानी एज इट इज।
कि शर्त पर 2 निजी कंपनियों के सौंपने को प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साल 2013 में यह प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, 2017 तक पूरा ही नहीं हो पाया और लंबे समय से बंद और वीरान पड़ा था। यहां तक कि जेपी के जयंती पर अखिलेश यादव को जयप्रकाश जी की मूर्ति पर पुष्पांजलि करने के लिए दीवार फांदना पड़ा, दीवार फांद करके गए थे। बड़ा सवाल यह है कि अगर इस सरकारी कन्वेंशनल सेंटर को लेकर अखिलेश जी इतने ही प्रतिबद्ध थे तो प्रोजेक्ट के आधे अधूरे काम करवाकर उसे खंडहर तो ना बनने देते, लेकिन वो खंडहर हो चुका था। यूपी में चुनावों की आड़ ने सियासी जंग को तेज कर दिया। योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री और सुभाषपा के नेता ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला किया और पूछा, आप सहारनपुर रैली को संबोधित करने क्यों नहीं गए? क्योंकि ओपी राजभर का एक दावा है कि अखिलेश जी के चवन्नी के चक्कर में जाट बिरादरी के साथ 36 बिरादरी भी खड़ी हो गई है। चवन्नी वाला बयान दिया था अखिलेश जी ने। तो ओपी राजभर ने पूछा कि आप और आपके लोग ऐसी हरकतें करते ही क्यों हैं, इतना गंदा बोलते क्यों हैं? किसी जाति को चवन्नी, किसी को नीच, किसी को वेश्या तो किसी को चोर, क्या मिल जाता है आपको? क्या यही आपका पीडीए है? तो रक्षाबंधन से ठीक पहले योगी सरकार ने कुछ फैसले लिए। योगी सरकार ने जो बड़े फैसले लिए उसके मुताबिक 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा की लोक माता अहिल्याबाई मातृशक्ति योजना को योगी सरकार ने मंजूरी दे दी। तो सपा नेता अखिलेश यादव ने भी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मातृशक्ति के नाम से प्रतिवर्ष 40,000 रुपए देने का ऐलान कर दिया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने देख सपाई बिटिया घबराई, ये वाली बात कही थी। इस नारे के जरिए पूर्ववर्ती सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर हमला बोला। योगी ने कहा 2017 से पहले बेटियों की सुरक्षा संकट में थी, ना महिला हेल्प डेस्क था, ना महिला बीट सिस्टम और ना ही एकीकृत हेल्पलाइन। सीएम योगी का दावा है कि आज की सरकार बहनों बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित है। बेटी के जन्म से शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता तक सरकार की योजनाओं को जोड़ने का सीएम ने दावा किया। यानी यूपी में चुनावी रण अभी तो है दूर, लेकिन वादों की बिसात अभी से बिछने लगी है। एक तरफ सरकार की ओर से योजनाओं की सौगात और दूसरी तरफ विपक्ष के बड़े बड़े ऐलान, और दोनों के केंद्र में है आधी आबादी, यानी कि नारी शक्ति का वोट। तो जो वहां पर विधानसभा की चुनाव होने उससे पहले कई तरह के नैरेटिव हैं, उसमें सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी बीमारू राज्य था, लेकिन अब विकास और उन्नति की राह पर है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 17 के पहले जो राज्य देश के अंदर बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था, बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को, उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। आगे चलकर इस डेटा पर भी बात करेंगे। ये डेटा है क्या? महिला शक्ति जो है उनका कामकाज में 12% से बढ़कर 36% हिस्सेदारी हो चुकी, उसके बारे में बोल रहे थे। बहरहाल JPNIC ये जो बिल्डिंग है इसको लीज पर दिया गया तो सपा हमला बोल रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा ने तो जेपी को ही बेच दिया। बीजेपी ने जेपी बेच दिया है और उनका बस चले बीजेपी के लोगों का तो बीजेपी बेच दें। ये जो आप JPNIC देख रहे हैं, हमारे जो सीनियर पत्रकार होंगे वो जानते होंगे कि नेताजी और उस समय के बहुत सीनियर समाजवादी लोग उस कार्यक्रम में मौजूद थे जब शिलान्यास हुआ था, और किसी कारणवश सरकार जाने के बाद वो नहीं बन पाया। उन्हें जब समाजवादी सरकार आई तो उसका काम शुरू किया गया, और उस समय जो सपना देखा था, उस समय जो लीडर्स ने कहा था कि जयप्रकाश जी के योगदान को और जयप्रकाश जी से जो लोग एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसका जो बिल्डिंग बने वो कम से कम एक मैसेज दे।
तो जैसा हमने आपको रिपोर्ट में बताया, अभी अखिलेश यादव जी हमला कर ही रहे थे और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके महिलाओं के लिए घोषणा की थी कि 40,000 साल में देंगे। तो इस पर सुभाषवा के प्रमुख और वहां पर मंत्री यूपी में ओपी राजभर, उन्होंने कहा कि सपा तो सिर्फ घोषणा करती है, जबकि भाजपा की सरकार तो महिलाओं को सम्मान और हर तरह की सुविधा दे रही है। न नौमन गेहूं हुई न राधे गौने जइहन। यहाँ सरकार अभी कल 60 साल से लेकर के आजीवन महिलाओं को निःशुल्क परिवहन सेवा की ऐलान किया, गारंटी 3 दिन निःशुल्क सेवा रक्षाबंधन के अवसर पर। सरकार महिलाओं के खाते में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम लखपति दीदी बनाएंगे, तो जब उसके हाथ में कुछ पैसा रहेगा तभी न रोजगार करेगी। उसके लिए उनके खाते में पैसा आ रहा है। अब यहाँ ही अभी सरकार बनाएंगे तब देंगे, यहाँ दिया जा रहा है। तो यूपी में चुनावी राजनीति को लेकर हलचल बढ़ गई है। तो कांग्रेस के जो यूपी के अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका भी बयान आया। उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि भाजपा दरअसल सभी संस्थानों को बेच रही है। निश्चित तौर से ये गलत है और ये जो संस्था वहाँ काम कर रही थी उस संस्था का काम होते रहना चाहिए। ये भाजपा के लोग पूरी तरीके से ये बेच रहे हैं और पूरी संस्थाओं को ये लोगों को लीज पर दे रहे हैं। ये पूरी तरीके से गलत है। तो ये उत्तर प्रदेश में जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे ये लगता है कि सारे लोग अब कमर कस रहे हैं और उसमें नारी शक्ति का वोट वो केंद्र में कहीं ना कहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से नैरेटिव की जंग की शुरुआत हो चुकी है, भले चुनाव कई महीने बाद हो। दिनेश प्रताप सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत दिनेश प्रताप सिंह जी। साथ में यश भारती जी हैं, सपा के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। विनोद जी, एक साथ कई नैरेटिव चल रहे हैं, दो इस समय जो सबसे ज्यादा, एक तो जेपी की विरासत, ठीक, और दूसरा ये कि आधी आबादी का वोट किसका। ये दो चीजें अभी इस पर ज्यादा फोकस दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों मुद्दों पर अगर बात करें तो पहले ये जेपी की विरासत की कहानी, ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं JPNIC, इसकी कहानी जो है वो तो कम से कम मुझे लगता है कितना 2013, तो 13 साल पुरानी है। लालजा, जब भी अखिलेश जी का आप सुना रहे थे तो अखिलेश जी ने तो बड़ा आरोप लगाया है दिनेश जी की पार्टी पे। सीधा सीधी उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जेपी को बेच दिया। क्या बीजेपी को भी बेच देंगे आगे चल। तो बीजेपी ने जेपी को बेच दिया, तो बीजेपी ने किस जेपी को बेचा है कि आप ये देखिए, ये जेपी कन्वेंशनल सेंटर जो है लखनऊ का, सही में अखिलेश जी का ये बहुत ही बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन अखिलेश जी जेपी के सम्मान में बना क्या रहे थे? इतने बड़े स्विमिंग पूल की बात वो कह रहे हैं, इतने उसमें सैकड़ों होटल जैसे बड़े बड़े रूम हैं, पूरे तरह से एक लग्जरी, आप सोचिए कि एक कन्वेंशनल सेंटर है। अगर उनके पास में कोई ऑब्जेक्टिव होता तो उसके बाद अगर आप इस देखिए, इस देश में बनारस में रुद्राक्ष का नाम है जो PM मोदी ने बनाया था। अब वो देखिए कि पूरे पूर्वांचल का एक बिजनेस हब सेंटर बन गया है जी, जहां पूरे बनारस के हैंडीक्राफ्ट से लेके और छोटे छोटे उद्योगों से लेके स्टार्टअप से लेके कोई भी कन्वेंशन या पॉलिटिकल हो, वहां आप रुद्राक्ष में वो कन्वेंशन सेंटर इतना पॉपुलर हुआ है। यहाँ आप प्रगति मैदान में भारत मंडपम देखिए कि भारत मंडपम में आज की उसकी तस्वीर देखिए कि भारत मंडपम किस तरह से व्यावसायिक से लेके और सरकारी कामकाज को लेके कितना बड़ा कन्वेंशनल सेंटर है जी। लेकिन अखिलेश जी, अगर इसको मुलायम सिंह जी जब नेताजी थे तब से ये विचार पनपा और 2017 तक उनकी सरकारें थी, इस कन्वेंशनल सेंटर पे आप इसको पूरा करने के बजाय इसको एक कबाड़ बना के छोड़ दिया। 265 करोड़ का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 821 करोड़ तक पहुंच गया। तो इन सब चीजों से जेपी को आप एक तरह से सम्मान नहीं दे रहे हैं। जेपी का आदर्श ये है कि जेपी कभी एक 5 स्टार होटल वाले, एक साधारण जीवन जीने वाले जेपी थे और उस साधारण जीवन जीने वाले के लिए आपने एक 5 स्टार होटल के सामने में 5 स्टार होटल बनाना शुरू किया, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था आपके सामने में। तो इसके बाद इतने बड़े बड़े कन्वेंशनल सेंटर बन गए और आप इसको कबाड़ बना के छोड़ दिया। इवन कि आप जब जेपी के मूर्ति के आपने माल्यार्पण करने जाना था तो अब दीवार फांद के जा रहे थे। तो ये प्रतिबद्धता की बात होती है।
आज अखिलेश जी को जेपी को बेच दिया ये नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि ये समाजवाद जो आज की उनकी है वो ना जेपी की है ना लोहिया जी की है। ठीक। ये अखिलेश जी की समाजवादी हो सकते हैं, ये पार्टी हो सकते हैं, लेकिन समाजवाद कह के जेपी और लोहिया जी को लाने से मुझे नहीं लगता है कि इसको सम्मान होगा, इसमें विद्रूपता होगी। जी ठीक है। यश भारती जी सपा के प्रवक्ता। यश जी, ये जो अभी हम बिल्डिंग लाल रंग की बिल्डिंग, हाँ ये जो दिख रही है, ये कबाड़ अगर पड़ी हुई थी या अभी भी कबाड़ पड़ी हुई है, 4 साल तो सपा के दौरान ही कबाड़ में पड़ी रही, 3 गुने से ज़्यादा तो उसी समय इसका बजट हो गया था। अब जाकर के अगर मान लीजिए इसको लीज पर दे करके इस बिल्डिंग का इस्तेमाल हो रहा है, क्या दिक्कत है इसमें? यश जी। लालचंद जी, पहले तो विनोद जी को करेक्ट करने की जरूरत है। क्या जेपी जी और लोहिया जी होते तो आज क्या हवाई जहाज का उपयोग नहीं कर रहे होते? क्या उस समय की उपयोगिता रेलगाड़ी का उपयोग उन्होंने नहीं किया, या पानी के जहाज का उपयोग नहीं किया? क्या बैलगाड़ी में चलते? तो जैसे जैसे तकनीक बढ़ती है, तकनीक का उपयोग भी बढ़ता है। वो व्हाट्सएप भी चला रहे होते, फेसबुक भी चल रहा होता, सोशल मीडिया एक्टिविटीज भी बढ़ती। तो इतना संकुचित मानसिकता के साथ में बांधने का काम मत कीजिए समाजवाद को, कि अगर पिछड़ापन है और फटे कपड़े पहन के रहे तो वो समाजवाद है, अगर वो बढ़िया सूट बूट पहन ले और इज्जत के साथ अपनी कमाई खाने लगे, इज्जत के साथ रहने लगे, तो वो समाजवाद नहीं है। उसका एक अधिकार केवल भारतीय जनता पार्टी को है कि अपना 5 स्टार कार्यालय बना ले, वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा नहीं चलेगी। तो इसको करेक्ट करने की आवश्यकता है, मेरा ये निवेदन आग्रह है उनसे। दूसरी बात, ये जो बजट बढ़ा, क्योंकि बेहतर से बेहतरीन एक सेंटर बनने जा रहा था, और उसमें क्या क्या चीजें थी। जो हेलीपैड बनेगा, जो हेलीपैड बनाया गया, चाहे वो पुलिस हेडक्वार्टर के ऊपर बनाया गया हेलीपैड हो, चाहे जेपीएनआईसी के ऊपर बनाया गया हेलीपैड हो, क्या आपातकाल स्थिति में उसका उपयोग नहीं होता? होगा, आगे भी होगा। तो आपातकाल स्थिति के लिए आप नहीं समझ सकते चीजों को, आगे भी होगा। सरकार योजना बनाती है, सारी 13 साल से हो नहीं रहा था ना, अब आगे होगा। जब अब उसका निर्माण हो जाएगा ना तो होगा, सारा कुछ होगा। मैं लालचंद जी आपकी बात को खत्म कर दूं, तो वो आपातकाल की स्थिति के लिए वो उपयोग में होता। वो जो इतने 2000 लोगों का एक बेहतरीन, जो माननीय अखिलेश यादव जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। 2000 लोगों को बैठने के लिए एक बढ़िया कन्वेंशन सेंटर है, जो समाजवाद का संग्रहालय है, जो बन नहीं पाया। इंडोर स्विमिंग पूल है, जो ऑल वेदर है, जिसमें हीटिंग रहती है, सर्दियों में दिनेश जी आप स्विमिंग करने नहीं जा सकते। और भी बहुत सारी चीजें बेहतर से बेहतरीन थी। ठीक, क्या नहीं चाहते हैं कि आम आदमी बेहतर से बेहतरीन जीवन जिए? जैसे जवाब दिनेश जी देंगे, जवाब दिनेश जी देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये इस्तेमाल जो जितनी आपने कही ना वो सारे इस्तेमाल होने चाहिए। वो 13 साल से नहीं हो रहा था, इसी का शायद रास्ता निकाला है। मेरी बात पूरी हो जाने। हाँ तो जल्दी कीजिए ना, समय की सीमा होती है ना यश जी। जो बात आपने कही कि खंडर हो गया, हाँ, हम तो बेहतर से बेहतरीन बना रहे थे, जांच के नाम पे आके 17 में इन्होंने जांच के नाम पे उस पर ताला जड़ दिया। 4 साल में तो पूरा नहीं किया ना। जी कह रहे थे कि जो दीवारें फांद करके माल्यार्पण करने जा रहा है, जाना पड़ रहा था अखिलेश यादव जी को, रोकने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। दिनेश जी अब इसका जवाब देंगे, आप जवाब दीजिए। लगा दिए ठीक, ताकि कोई माल्यार्पण करने भी नहीं चाहे। ठीक, आप जवाब लीजिए यश जी, अब जवाब लीजिए। यश जी जवाब लीजिए। दिनेश जी बताइए, क्यों ये जरूरत क्यों महसूस हुई कि इसको लीज पर दे दिया जाए? बताइए सर। लालचंद जी, थोड़ा सा और नेपथ्य में जाना पड़ेगा। यह अवधारणा किसकी थी? स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। ठीक। 2006 में उन्होंने समझा, जब मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी के आदर्श जयप्रकाश नारायण होते थे लोहिया, तब उनके मन में एक ख्याल आया कि हमको राजधानी में एक जेपीएनआईसी का निर्माण करना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने 17 करोड़ रुपए इमीडिएट आवंटित किया। लेकिन हश्र क्या हुआ, 6 साल बीत जाने के बाद भी उसका निर्माण नहीं हो पाया, और फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने उनके सुयोग्य सुपुत्र श्रीमान अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। और 2006 में माननीय अखिलेश यादव जी ने पुनः 800 करोड़ रुपया आवंटित किया जी, 800 करोड़ रुपया। और 5 साल बीत जाने के बाद भी फिर जेपीएनआईसी का निर्माण नहीं हो पाया। सिर्फ सरफई परिवार ने उस पैसे का बंदर भांट किया।
सैफई को चमकाने में लगा। नहीं, आप दिनेश जी जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप जो लगा रहे हैं, उस पर सबूत और कार्रवाई भी होनी चाहिए ना। बिल्कुल 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 आ रहा हूँ। जब इनके आदर्श, चूंकि समाजवादी पार्टी जब तक समाजवाद की बात करती थी तब तक तो ठीक है। अखिलेश यादव ने प्रेस करके कहा है, लालचंद जी, उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बची है तो परिवारवाद के नाते बची है, क्योंकि हमारे 5 सांसद हैं। और कल उन्होंने प्रेस किया जब आधी आबादी के लिए, तो पता है कि मैं आ रहा हूं उस वाले मुद्दे पर मैं अब आ रहा हूं, उस वाले मुद्दे पर वहां भी उन्होंने परिवार को बैठाला। ठीक। और कोई महिला उनको आधी आबादी में नहीं मिला। ठीक, मैं आ रहा हूं। आधी आबादी वाली पर अलग से बोलिएगा सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब आज समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के आदर्श कौन हो गए थे? इनके आदर्श अतीक अहमद हो गए। मुझे खाली ये बता दीजिए, इसको लीज पर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई सर? इसको लीज पर देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इनके आदर्श अतीक अहमद हो गए, मुख्तार हो गए, आजम खान हो गए। तो समाजवादी पार्टी समाजवाद से परिवारवाद पर आया। अब मैं आता हूं आपके मूल पर। जल्दी से। आपने कहा लीग पर देने की आवश्यकता क्या पड़े? आज भी उसको पूरा करने के लिए आज भी 200 से 250 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। आज भी आ रहा हूं। इन्होंने बना दिया था, तो सरकार ने सुनिश्चित किया, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये सुनिश्चित किया कि हमको इसको लीग पर देना चाहिए, तत्काल फंक्शनल होना चाहिए। ठीक है ताकि इसका इस्तेमाल हो पाए। एक लाइन का काउंटर यस जी, क्योंकि फिर वो आधी आबादी वाले मुद्दे पर जाएंगे। अगर इनको लीच और सेल में अगर एक लाइन का काउंटर यस जी। दिनेश जी से पूछिए कि 10 साल जांच के नाम पे बेहतरीन इमारत को खंडर क्यों बना दिया, और केवल पार्किंग से 30 साल में सर उसमें 4 साल फिर उधर भी जाएगा कि 4 साल में पूरा क्यों नहीं किया? ठीक। तो ये अवैध धंधा जो जेपी को बेचते जो बीजेपी को बेचना चाहती है। आ जाते हैं आप दूसरे मुद्दे पर। रुकिए विनोद जी। तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है अब रुक जाइए आप दोनों। विनोद जी, ये आधी आबादी को लेकर के कल कुछ डेटा दिया सीएम ने कि पहले सपा के शासनकाल तक में 12% महिलाएं कामगार होती थी, अब 36% हैं, 3 गुनी। और उसके बाद जो दावे और वादे हैं, जो योजनाएं हैं, उसको लेकर के आपको लगता है कि कम से कम बीजेपी और सपा के बीच इसको लेकर होड़ मचेगी आगे चलकर? और लाल जी, मुझे यस जी ने करेक्ट किया था, तो मैं थोड़ा सा वो करेक्शन जल्दी से, क्योंकि फिर आगे भी बढ़ना है। उसके बाद मैं आपके सवाल पे आता हूँ। यस जी, जिस समाजवाद को आप बता रहे थे, न लोहिया जी के वंश के कोई आदमी आज राजनीति में है, न जेपी के कोई आदमी। आचार्य नरेंद्रनाथ सर, जेपी के शहर से मैं हूं, उनका कोई नहीं है। परिवार के दूर दूर तक रिश्तेदार भी नहीं है आज तक में राजनीति में। ठीक है। और लोहिया जी की भी नहीं है। जेपी ने ये नहीं कभी सोचा होगा, या लोहिया जी ने, कि ये पूरे समाजवाद जो है वो कैसे परिवारवाद में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है। रही बात, अब आइए महिलाओं पर। आपके ये जो सवाल है आधी आबादी, ये आप नहीं महिलाओं वाले पर, महिलाओं वाले मुद्दे पर आप इसी पर अटक जाएंगे सर, इसी पर अटक जाएंगे। 2027 महिला वाला मुद्दा, 2027 का इलेक्शन अखिलेश। रुकिए, अब महिला वाले मुद्दे पर आइए। 40,000 का वादा कर दिया आपने। 2027 का इलेक्शन अखिलेश जी ने सीधे नैरेटिव का जन्म। ठीक है। अखिलेश जी को पता है कि बाबा गुमराह किया, आप पे आ रहा हूं, क्या गुमराह किया? कहां पर लोहिया के परिवार राजनीति में? एक परिवार से कई दर्जन लोग विधायक सांसद हैं। कहां नरेंद्रनाथ जी के परिवार के लोग हैं? कहां लोहिया जी के परिवार के लोग हैं? कहां जयप्रकाश जी के परिवार के लोग हैं? क्या गुमराह कर दिया इन्होंने? खुद कह दिए कि हमारे परिवार के 5 सांसद नहीं होते तो हमारी पार्टी टूट गई रहती। सांसद, विधायक और नेता बना लिया एक परिवार का। चलिए एक मिनट सर, महिला वाले पर मैं आप ही के पास मंच दे रहा हूँ जी। महिला वाले मुद्दे पर आप ही के पास मंच दे रहा हूँ। इम्पोर्टेंट ये है कि ये पूरा का पूरा इलेक्शन को अखिलेश जी ने एक तरह से नैरेटिव का जंग बनाया है। जी। अखिलेश जी को लगा कि 2024 आ रहा हूं, यस जी आ रहा हूं, आप ही को मंच दे रहा हूं सर। यस जी 2024 का जो इनका एक तरह से जो कहां से इस तथ्य को नकार दीजिएगा, कहां पर हैं लोहिया के परिवार के लोग राजनीति में? कहां आचार्य नरेंद्रनाथ के हैं? कहां जयप्रकाश जी के हैं? क्या नकारिएगा आप उसको? महिला वाले मुद्दे पर मैं वही कह रहा हूं। 2024 की जो यस जी की पार्टी की कामयाबी थी, वो एक नैरेटिव। यस जी रुकिए, सुनिए फिर सुनाइएगा। एक मिनट सर। यस जी रुकिए, फिर सुनाइए। सर आप ही के पास से पूरा मंच दे रहा हूं। रुकिए, सिर्फ एक बात बता रहा हूं। 2024 की जो कामयाबी थी अखिलेश जी की, वो एक नैरेटिव के जंग में किसी तरह से बीजेपी को उन्होंने 2024 लोकसभा में परास्त किया था। कोई दिक्कत नहीं है इसको मानने में, लेकिन वो वही चीज फिर से रिपीट करना चाहते।
अगर अखिलेश जी 5 साल रहे हैं, अगर वो 5 साल के काम का लेखा जोखा लेके जाएंगे तो हो सकता है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी योगी आदित्यनाथ को वो लोगों के बीच रख सकते हैं। लेकिन आपने इलेक्शन से पहले मुद्दा बनाया है राम मंदिर चंदा चोरी, उसके बाद वही 2024 का पीडीए, और इसके बाद आप जेपी को बेचना। मुझे नहीं लगता कि जो विकास का पैमाना और आधी आबादी की जो सहूलियत बाबा और सिक्योरिटी की बात करते हैं उसमें आपका ये नैरेटिव काम कर पाएगा। आप दोनों के पास 30-30 सेकंड समय है। यस जी बोलिए, पहले महिला वाले पर बोलिए, क्या क्या है आगे आपके पिटारे में? देखिए, पहले तो जो परिवारवाद की बात आई, जब इन्होंने लग्जरी लाइफ की बात की थी उस पर करेक्शन किया मैंने, और ये उसको उस पर बात करने की जगह विनोद जी चले गए परिवारवाद पे। तो जिस बात पे आपने कहा था मैंने उस पर करेक्शन कर दिया, आप उस पर जवाब नहीं दे पाए। आगे बढ़िए। जेपी जी या लोहिया जी होते क्या हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं कर रहे होते? करते, बिल्कुल, उस समय भी करते थे। ऊपर बने हुए हेलीपैड को इस्तेमाल नहीं उस समय भी करते थे सर, उस समय भी हवाई जहाज थे, हवाई जहाज का इस्तेमाल करते थे। मैं आज के जेपी एनालिसिस इनके तरह जो कह रहे हैं कि लग्जरियस लाइफ के लिए वो नहीं चाहते, वो 5 स्टार नहीं चाहते। महिला वाले पर आ जाइए, क्या क्या है आगे आपके पास? बढ़िएगा, उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते वो। आपके तर्क और कुतर्क पे जवाब दिया। महिला वाले पर आ जाइए, क्या क्या है सपा के पास आगे? महिलाओं के लिए 1090 जैसी बेहतरीन हेल्पलाइन चालू की थी, डायल 100 जैसा आधुनिक पुलिस हेडक्वार्टर बनाया, तकनीक से जोड़ा, डायल 100 व्यवस्था दी, तकनीक से जोड़ा। ये 40,000 फाइनल है ना? बात क्या पाती थी 1090 जैसे अधिकारियों को जोड़ा जिन्होंने ठीक, अब समय भी कम हो गया, समय कम रह गया। दिनेश जी महिलाओं के लिए और कुछ है भारतीय जनता पार्टी और सरकार के पिटारे में? जल्दी से दिनेश जी। भारतीय जनता पार्टी के मुझे याद आ रहा है जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो पहली कैबिनेट की बैठक में उन्होंने 3 निर्णय लिया था। एंटी रोमियो स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। हाँ, वो मुझे भी याद है। अवैध स्लाइटर हाउस को बंद करना। तीसरा, 1 लाख तक के किसानों के फसली ऋण को माफ करना, मुझे आज तक याद है। और सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न का अगर काम किसी में हुआ तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुआ। अखिलेश यादव के शासनकाल में अपनी योजना बताइए सर, 40,000 से ऊपर जाएंगे क्या आपने? नहीं, हम सिर्फ वादा नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कहती नहीं, हम करके दिखाते हैं। ठीक है, हमारी समय की कमी है। शुक्रिया फिलहाल दिनेश प्रताप जी, शुक्रिया। यश भारती जी शुक्रिया, और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे पंजाब में कर्मचारी सड़क पर क्यों है। छोटा सा ब्रेक। जरा सी हंसी दुलार, जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा जरा सी हंसी। आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे पंजाब में किस तरह कर्मचारी सड़क पर हैं। हड़ताली कर्मचारी सड़क पर हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त है। रिपोर्ट देखिए पहले पूरी। पंजाब में सरकारी कामकाज आज ठप है। वजह क्या है? साझा मुलाजिम मंच पंजाब एंड यूटी के महा हड़ताल के आह्वान पर प्रदेश के करीब 3 लाख से भी अधिक सरकारी कर्मचारी सामूहिक छुट्टी लेकर 1 दिवसीय हड़ताल पर है। अस्पताल से लेकर यातायात सभी प्रभावित है। भगवंत मान सरकार का दावा है कि बातचीत चल रही है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की ओर से प्रदेश व्यापी महा हड़ताल लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर है। राज्य की बड़ी संख्या में सरकारी विभागों में नियमित कामकाज प्रभावित हो गया है। कर्मचारी संगठनों के मुताबिक करीब 3 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, जबकि करीब 4 लाख से अधिक पेंशनर्स और विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारी भी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। आज सभी जिलों में डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस, तहसील कार्यालय, राजस्व विभाग, सेवा केंद्र, नगर निगम, पीएसपीसीएल, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जल एवं स्वच्छता, सिंचाई विभाग समेत कई सरकारी कार्यालयों का कामकाज प्रभावित है। कर्मचारियों ने लोगों से भी अपील की है कि वे आज अपने सरकारी काम के लिए कार्यालयों में आने से बचें। सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारी भी सामूहिक अवकाश में शामिल हो रहे हैं। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी पड़ेगा। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं आज बंद रहेंगी। इस बीच सरकार और कर्मचारियों के बीच बातचीत का रास्ता खुला हुआ है। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जालंधर में कर्मचारियों की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान की हड़ताली कर्मचारियों से बैठक से पहले 2 टूक उन्होंने कहा कि बातचीत और हड़ताल इकट्ठे नहीं चल सकते। बातचीत तभी होगी जब कर्मचारियों की हड़ताल खत्म होगी। कर्मचारियों की हर जायज बात सुनने के लिए हम तैयार हैं, ये मुख्यमंत्री मान ने कहा। और डीए समेत लंबित मांगों को लेकर प्रदेश भर में कर्मचारियों का प्रदर्शन रोकने की अपील भी की। लंबित महंगाई भत्ता जारी करना, नई पेंशन स्कीम खत्म कर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना, कच्चे
कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करना, एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन या एसीपी स्कीम बहाल करना और वेतन विसंगतियों को दूर करना, ये सब मांगे हैं। इन सभी मांगों को लेकर सरकारी कर्मचारी पिछले हफ्ते से ही धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सीधे चलते हैं अपने संवाददाता गुरमीत के पास, जो हमें बताएंगे कि क्या गुरमीत, ये मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होने वाली थी, उसका क्या अपडेट है? क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री का कहना है पहले हड़ताल खत्म कीजिए फिर बातचीत होगी, क्या है अपडेट इस बारे में? लालचंद, देखिए, ये बातचीत होनी थी 1 बजे। 1 बजे बातचीत के लिए सभी कर्मचारियों के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्हें बुलाया गया था जलंधर के पीएपी कॉम्प्लेक्स में, और वहां पर ये बातचीत के लिए वो सुबह ही 9-10 बजे पहुंच गए थे। मगर 1 बजे से तकरीबन 1 घंटा पहले मुख्यमंत्री के द्वारा ट्वीट किया गया कि बातचीत और हड़ताल एक साथ नहीं चल सकते, और इसीलिए पहले हड़ताल बंद करनी होगी फिर बातचीत होगी। और इसके बाद जो कर्मचारी थे वो पसोपेश में आ गए। उन्होंने अपने जो बाकी के जो नुमाइंदे थे, जो नेता थे, उनसे चंडीगढ़ में और जगह पर बातचीत की और सलाह मिलाई। फिर नेताओं ने ये कहा कि हम इंतजार करेंगे, कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री नहीं आते, हम इंतजार करेंगे। उसके बाद उन्होंने आपसे थोड़ी देर पहले मीडिया से बातचीत की। उन्होंने ऐलान किया कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो भगोड़ा है, क्योंकि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए और मुख्यमंत्री पहुंचे नहीं हैं। दूसरी चीज उन्होंने कही कि अगले 2 दिन वो सभी जगह जहां जहां सरकारी दफ्तर है वहां पर दफ्तरों के बाहर मुख्यमंत्री का पुतला साड़ेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 30 असर कितना पड़ा है गुरमीत आम जनजीवन पर इसका असर कितना दिखाई पड़ रहा है गुरमीत? देखिए, जो असर है वो बहुत बड़े स्तर पर है। सभी जगह डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस पूरी तरह बंद नजर आए। जितना भी सरकारी कामकाज था वो पूरी तरह से ठप नजर आया। और इसके साथ ही एक तरह से आप ये कह लीजिए कि प्रशासन और सरकार जो है वो आज पूरी तरह से शांत रही या ठप रही। कोई कामकाज किसी दफ्तर में नहीं हुआ, और लोग जिन्हें पता भी नहीं था वो भी दफ्तर पहुंचे तो उन्हें भी कोई कामकाज, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो पीसीएस एसोसिएशन है उसके द्वारा भी इस बंद को समर्थन किया गया था। यानी कि जो निचले स्तर के ग्रुप सी के, ग्रुप डी के जो कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ ग्रुप ए के जो कर्मचारी हैं, जो पीसीएस है, एसडीएम है, तहसीलदार है, उनके द्वारा भी समर्थन किया जा रहा था। तो अधिकारी वर्ग से लेकर कर्मचारी वर्ग तक सभी के सभी इस हड़ताल के समर्थन में थे। और इसके साथ ही अब माना यह जा रहा है, कर्मचारियों का ये कहना है कि 30 अगस्त को अगली रणनीति बनाएंगे। उसके बाद बड़े एग्रेसिव मोड में जो है भगवंत मान सरकार के खिलाफ वो अपना हल्ला बोलेंगे। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरमीत, जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।